नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पार्ट 1 के बारे में पढ़ा था और बेसिक हमने उसमें थोड़ा बहुत जाना था। आइए हम इसे भी स्टार्ट करते हैं बेसिक क्वेश्चन से, फिर उस पे मूव ऑन करते जाएंगे डिफिकल्ट पार्ट पे। तो देखिए पहला क्वेश्चन, हमारे पास एक अर्न दिया हुआ है, उसमें लिखा गया है कि टोटल उसमें 5 रेड मार्बल्स हैं, 4 ब्लैक मार्बल्स हैं और 3 व्हाइट मार्बल्स हैं। आपसे पूछा गया है कि आप कितने तरीकों से 4 मार्बल्स को बाहर निकाल सकते हैं, जिसमें कंडीशन है कि एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा आपकी 3 ही रेड मार्बल्स होनी चाहिए। जब ज्यादा से ज्यादा 3 हुई तो इसका मतलब क्या, अगर मेरी 3 रेड मार्बल्स हुई तो रिमेनिंग में से एक निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टोटल तो मुझे 4 चाहिए। तो रिमेनिंग कितनी मार्बल्स है? 4 और 3 7। तो हमने इसको मान लिया अदर्स, तो उसमें से कितनी मिली? एक मिली। तो अब ये भी तो हो सकता है कि मेरी रेड कितनी होनी चाहिए? 2। तो अदर्स में से कितनी निकालनी पड़ेगी? 2। अगर मेरी रेड होगी 1 तो अदर्स में से कितनी निकालनी पड़ेगी? 3। जब मेरी रेड होगी 0 तो अदर्स में से कितनी निकालनी पड़ेगी? 4। क्योंकि ऐसा हो सकता है ना, 0 भी तो एक केस हो सकता है। तो जब हमारे केस बने तो हमारा कौन सा फॉर्मूला लगता है? कॉम्बिनेशन का। मतलब कौन सा? एनसीआर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल। तो अब हम इसको देखते हैं। अब मेरे पास कितनी रेड मार्बल्स है? 5। और चाहिए कितनी मेरे को? 3। तो मैं लिख सकता हूँ 5C3। उसके साथ साथ कितनी? 7 वो मार्बल्स है रिमेनिंग, उसमें से कितनी चाहिए? एक 7C1। ऐसी अलग केस बनेगा तो क्या होगा? ऐड होगा। तो 5C2 7C2, 5C1 7C3, ऐसे 5C0 और 7C4। मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ कि 5C3 को क्या करते हैं और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, और 5 में से 3 गए तो क्या बचा? 2 फैक्टोरियल। 7C1 हमें पता है 7 ही होता है सीधा सीधा। जब हम 5C2 इंटू 7C2 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 210। और जब हम 5C1 इंटू 7C3 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 175। और जब हम 5C0 इंटू 7C4 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 35। और जब हम इन सबको ऐड करेंगे जो हमारा रिजल्ट आएगा दैट विल बिकम 490। तो हमारा सीधा सीधा आंसर कितना हो गया? 490। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में समझते हैं इसके बारे में। अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन बहुत जगह पे पूछा जाता है और मैं कहता हूँ ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि एक मीटिंग में हर मेंबर ने शेक हैंड किया बाकी लोगों से, तो ऐसे ही टोटल जाके शेक हैंड्स हो गए हमारे 28। तो पूछा गया टोटल मीटिंग में लोग कितने आए थे। तो मैंने कहा बहुत सिंपल सी बात है भैया, हाथ मिलाना है तो क्या करोगे? एक अपना हाथ लोगे, एक उसका हाथ लोगे और क्या मिलोगे? हाथ मिला लोगे। तो सिंपल सी बात है, 2 हाथ चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि आओ भाई 4 हाथ से हाथ मिलाते, तेरे 2 हाथ मेरे 2 हाथ और किकली करते, ऐसा तो नहीं चाहिए। तो जब अगर इस बात को बेसिक से समझते हैं, अगर टोटल n लोग होते मेरे पास और मुझे शेक हैंड करना होता तो क्या मतलब है? एक मेरा हाथ, एक और उसका हाथ, तो टोटल कितने हो गए? 2 हाथ। तो NC2 होता। तो ऐसे ही NC2 अभी हमें कितना दिया गया है? 28 दिया गया है। तो NC2 का मतलब n फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 का होल फैक्टोरियल, जो कि किसके बराबर हो जाएगा? 28 के। तो n को हम खोल देंगे n माइनस 1 और n माइनस 2 का होल फैक्टोरियल। ये 2 तो चला गया उधर मल्टीप्लाई होने, जो हो गया 56। यहाँ हो गया n माइनस 2 का होल फैक्टोरियल, ये और गया, ये कट गया। तो ये क्या बन गया? n माइनस 1 इज इक्वल टू 56। अब भैया इधर ही रुक जाओ, करना चाहो तो तुम लोग मजदूरी करके ये भी लिख सकते हो, बट मैं कहता हूँ पेपर जब ऑप्शन बेस्ड है तो हमें थोड़ा सा दिमाग को भी तो लगाना है। कैसे? हम आइए ऑप्शंस को देखते हैं। हमारा पहला ऑप्शन क्या कहता है? 8। तो जब मैंने इधर 8 पुट किया और इसके साथ साथ 8 माइनस 1 किया तो क्या हुआ? 8 इंटू 7 सीधा सीधा क्या होगा? 56। अब लॉजिकली एक बात समझो ना यार, इससे ऊपर जो भी लिखा हुआ है 10 12 वो तो कभी भी हो ही नहीं सकता। तो सीधा सीधा मेरा आंसर क्या हो गया? 8 हो गया। हाँ, हालांकि मैं इसको इस पुट करके भी चेक कर सकता हूँ। जब आप पुट करेंगे तो आपको तब भी वही मिलेगा जो कि दैट इज 0। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी से रिलेटेड अब मैंने एक और क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए डाला है। देखिए आपके पास कहा गया कि एक फुटबॉल चैंपियनशिप है, उसके अंदर टोटल कितने मैचेस खेले गए? 153 मैचेस खेले गए। हर टीम ने, एवरी 2 टीम जो थी वो एक दूसरे के साथ एक एक मैच खेलती थी। तो बताइए टोटल टीमों ने कितने पार्टिसिपेट किया। अब एक बात याद रखो, जब टोटल टीमों ने कितने पार्टिसिपेट किया हमसे पूछा गया, तो 153 जो है अब हमारे पास यही हो जाएगा सेम। और क्या होगा? मान लो n टीमों ने खेला था, हर टीम ने एक दूसरे के साथ खेला तो क्या होगा? NC2।
इसको भी वही सॉल्व करके डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, n इंटू एन माइनस वन बाई टू, दैट विल बिकम 153। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, n n माइनस वन और दो तिया 6, दो पंजे 10 और दो एकम 2, तो हो गया हमारा 306। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप पुट करके देखना 18, 25 पुट करोगे, 25 इंटू 24 लगभग आपका हो जाएगा 400 के समथिंग, तो वो है ही नहीं। अब 18 पुट करो, 18 इंटू 17 सीधा सीधा होता है 306। तो मेरा ऑप्शन कौन सा हो गया, बी, दैट इज 306। चलिए हम लोग इसके बारे में ही नेक्स्ट चीज समझते हैं। सर ये है बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ये क्यों है इंपॉर्टेंट, ये ना बहुत जगहों में पूछा जाता है। इसको हम लोग एक जनरल चीज से समझते हैं। मान लो आपके पास एक सर्कुलर टेबल है, आपको किसी भी लोगों को अरेंज करना है। मैं इसमें भी स्टार्ट करता हूं 3 लोग मान के, ए, बी और सी। इधर ए को बिठाया, इधर बी को बिठाया, इधर सी को बिठाया। अब मैं इस टेबल में कितने तरीकों से अपने आप को बिठा सकता हूँ। भैया जब भी सर्कुलर टेबल की बात होती है ना, तो दूर से ऊपर से कभी भी देखेंगे ना, तो वो हमेशा हमें सिमेट्रिकली दिखेगी। कहीं से भी घुमा ले बात तो वहीं आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं जब भी सर्कुलर टेबल की बात हो तो एक बंदे को तो करना पड़ेगा फिक्स। मान लो मैंने ए को कर दिया फिक्स। जब ए को फिक्स करा तो या तो बी यहाँ बैठेगा या तो सी यहाँ बैठेगा, और क्या हो सकता है, या तो सी यहाँ बैठेगा या तो बी यहाँ बैठेगा, इतने ही हो सकते हैं। मतलब ये पता चला जब 3 लोग बैठते थे तो हम उसको कितने तरीकों से अरेंज कर पा रहे थे, 2 तरीकों से अरेंज कर पा रहे थे। हमारे सर्कुलर टेबल में अरेंजमेंट हो गई। बट आइए हम इस फॉर्मूले से समझते हैं। हमें कहा गया कि जब भी सर्कुलर परमुटेशन n ऑब्जेक्ट्स का किया जाता है तो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है n माइनस वन फैक्टोरियल। अब हम इसमें लगा के देखते हैं। जब मेरे पास 3 लोग थे तो मैं क्या कर सकता था, 3 माइनस वन का होल फैक्टोरियल लिखता और वो सीधा सीधा क्या आ जाता है 2। तो भैया बात तो हो गई ना सच। अब इसमें जो दूसरा केस है, दूसरा केस आप लोगों को ये कहता है कि आपके पास अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर हमेशा सेम दिखाई दे तो आपका सीधा सीधा फॉर्मूला बन जाता है n माइनस वन फैक्टोरियल बाई टू। अब ये कहाँ दिखता है, जब हम मोती डालते हैं ना कोई भी चीजों के अंदर, तो वो मोती डालते, मोतियों की माला ना हर जगह से सेम दिखती है, तो उसमें ये केस जो है वो स्पेशली लगता है। तो देखते हैं हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं थोड़ा सा। हमारे पास पहला एग्जांपल ये दिया गया है कि आप कितने तरीकों से 6 स्टूडेंट्स को एक रिंग में कर सकते हैं। अरे भाई सिंपल सी बात है, अभी पढ़ा। जब हमारे n ऑब्जेक्ट्स थे तो क्या हो रहा था, n माइनस वन फैक्टोरियल। तो जब अब 6 स्टूडेंट्स है तो क्या होगा, 6 माइनस वन फैक्टोरियल, दैट इज 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल सबको पता कितना होता है, 120। चलिए आपसे क्वेश्चन ने पूछा कि आप कितने तरीकों से 6 बीड्स को एक नेकलेस में डाल सकते हैं। मैंने क्या बोला, 6 बीड्स, अभी बताया था ना मोती वाली बात। तो 6 बीड्स कभी भी है। तो देखो पेपर में आंसर आपके पास ये होता है, हर कोई मार के आता है 6 माइनस वन का फैक्टोरियल दैट इज 120। ऑप्शन में होगा कंफर्म, बंदा मार के टिक। भैया गलत है। याद रखो कभी भी बीट्स आए तो जब भी डाला जाता है तो वो दोनों ऑर्डर से सेम दिखता है। तो जो भी आंसर हो उसको क्या करो, हाफ से डिवाइड कर दो, तो आपका कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। चलिए अब हम इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन पे टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। सर यही सर्कुलर परमुटेशन पे एक और क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए डाला है। देखिए आपके पास क्वेश्चन, ये बहुत धाकड़ क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है कि आपके पास 7 मेन है और 4 वुमेन है। आपको उनको टेबल पे बिठाना है इस तरीके से कि आपकी कोई भी वुमेन जो है इकट्ठे नहीं बैठनी चाहिए। तो आपके पास एक टेबल पे 7 लोग हैं और साथ में 4 वुमेन्स है। तो एक ऑब्वियस सी बात है, जब 7 मेन को बिठाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 और 7, इन 7 मेन को बिठाने के बाद बड़ी सारी जगहें खाली बचेंगी, तो उधर कहीं भी वुमेन को बिठा दूं। तो पहले तो मैंने किसको बिठाया, मेन को बिठाया। तो जब पहले मैंने मेन को बिठाया तो क्या सीधा सीधा 7 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, नहीं। अभी पीछे पड़ा था सर्कुलर परमुटेशन का फॉर्मूला। जब भी किसी भी बंदे को अरेंज किया जाता है तो कितने तरीके से अरेंज किया जाता है, n माइनस वन फैक्टोरियल से। क्योंकि इनिशियली तो पहले मेंस को बिठा रहा हूं, तो जब मैंने मेंस को बिठाया तो मेरे लिए क्या हो गया, सीधा सीधा 7 माइनस वन का फैक्टोरियल, जो कि हो गया मेरा 6 फैक्टोरियल। अब इसके साथ साथ अब मेरे पास जितनी जगहें खाली बची, कितनी जगह खाली बची मैंने देखा इसके अंदर, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इन 7 जगहों में से मैं किसी भी जगह में जाके वुमेन को बिठा सकता हूँ। जब मेरे पास जगह है ज्यादा और बिठाने वाले ऑब्जेक्ट है कम, तो मुझे क्या लगाना है इसके अंदर, कॉम्बिनेशन। तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, इसमें इनटू करूंगा, क्या 7 में से कोई भी 4 जगहें क्या करूंगा, वुमेन्स के लिए कर दूंगा फिक्स।
अब उन 4 जगहों में उन वुमेन्स को बैठाऊंगा तो वो कितने तरीके से बैठेंगी? अब सर्कुलर परम्यूटेशन नहीं लगेगा, अब ये नॉर्मल ही रहेगा। कितने तरीकों से? 4 फैक्टोरियल से। तो मेरा क्या आंसर हो गया? सीधा सीधा सेकंड ऑप्शन हो गया। चलिए, ये है बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्यों है बढ़िया? देखो, इसमें ना एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि ना यहाँ पर हमें क्या नहीं पता चलता कि रेपिटेशन जो है वो अलाउड है या नहीं है। क्यों नहीं है? अभी देखिए, आपके पास क्वेश्चन में ये दिया गया है कि आप कितने तरीकों से 8 प्राइजेस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो 5 चिल्ड्रन में। अब ये नहीं है कि सीधा सीधा पहले स्टूडेंट को 8 में से कितने भी ऑप्शन हो गए, दूसरे प्राइजेस के लिए 7, 6, 5, 4, क्योंकि 5 लोग थे ना, 2, 3, 4, 5। तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि बाकी 3 प्राइजेस कहाँ जाएंगे? टीचर वापस घर ले जाएगी? नहीं। अब क्वेश्चन में यहाँ पे जब भी ऐसा कभी भी क्वेश्चन दिया जाए तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या है? रेपिटेशन अलाउड है। क्यों है भैया? ऐसा है ना, जब हमारे कोई भी इवेंट होता है तो उस इवेंट में बच्चे एक से ज्यादा इवेंट में जाके पार्टिसिपेट कर लेते हैं, और जो होनार बच्चा एथलीट होता है वो क्या करता है? एक से ज्यादा कंपटीशन में क्या करके ले आता है? डिफरेंट डिफरेंट मेडल्स जो है वो जीत के आ जाता है। तो इसका मतलब पहले प्राइज के लिए मेरे पास कितने लोग दावेदार है? 5 लोग हैं। इसी तरीके से दूसरे प्राइस के लिए मेरे पास कितने लोग दावेदार है? 5 लोग दावेदार है। तीसरे के लिए क्यों 5 है? क्योंकि पांचों में से कोई भी आगे जीत जाएगा तो वो दूसरे वाली गेम में भी तो जा सकता है, तो तब भी 5। ऐसी 5 करते 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 टोटल कितना हो जाएंगे? 5 की पावर 8। तो मेरा सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? 5 की पावर 8। तो ये बात याद रखिएगा, जब भी कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें रेपिटेशन अलाउड हो, क्यों अलाउड हो बट वो लिखेगा नहीं, आपको लॉजिकली सोचना है, तो उसके अंदर सीधा सीधा ऐसे होता है। मतलब इसका फॉर्मूला होता है n टू दी पावर r। जो हमें n ऑब्जेक्ट्स दिए गए थे और r बेस के लिए निकालने को दिया गया था, तो सीधा सीधा फॉर्मूला हो गया n टू दी पावर r। इसके अंदर ही हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन। ये भी बढ़िया है। क्यों है? देखिए, आपको कहता है कि एक एग्जामिनेशन के अंदर कैंडिडेट जो है उसको रिक्वायर्ड, मतलब उसको चाहिए 4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में से पास होना, ठीक है? बट 4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में उसको पास होना है, तभी वो पास हो सकता है। अब बताइए वो फेल कितने तरीकों से हो सकता है? ये तो गड़बड़ी होगी। क्यों? अब एक चीज बताओ, फेल होने के लिए जब उसने बोला चारों सब्जेक्ट्स में होगा जब क्लियर तो वो पास हो जाएगा, तो फेल होने का मतलब क्या हो गया? अगर वो किसी भी एक सब्जेक्ट में फेल हो गया तो भी वो फेल कहलाएगा। मीन्स 4 में से कोई भी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाना। प्लस चाहे तो वो 4 में से 2 में भी हो सकता है, उसकी हरी इच्छा, मन नहीं कर रहा, वो कहता है आज को तूफानी करते हैं, जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो भैया 4 में से 2 में फेल हो जा तू। तीसरा क्या होगा? 4 में से 3 में फेल हो जा। चौथा, महान पुरुष 4 में से चारों में फेल। जैसे कभी कभार हमारी बैक में बंदे बीटेक में कर लेते हैं, मैं तो ना पढ़ रहा, सीधा सीधा फेल होके दिखाऊंगा, देख कितना मजा आता है। तो सर अब देखो, अब इधर आती है हमारी मजदूरी। क्यों? क्योंकि अगर ऐसी क्वेश्चन हमें कहता 10 लोग होते तो क्या कहते? 10C1, 10C2, 10C3, 10C4, ऐसी अप टू 10C10 तक जाते जाते। नहीं जाना नहीं है भैया। क्यों? क्योंकि आपके लिए इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला याद कर लीजिए, NC0, NC1, NC2 अप टू NCN। तो क्या होगा आपका फॉर्मूला? सीधा सीधा होगा 2 की पावर n। ये आप लोगों ने बाइनोमियल में पढ़ रखा है। जब कैसे कि जब आपका a प्लस बी की पावर n के अंदर आपका a भी 1 हो जाए और b भी 1 हो जाए, तो आप 1 प्लस 1 मतलब 2 की पावर लगा देना बाइनोमियल n टर्म तक, आपका सीधा सीधा 2 की पावर n आ जाएगा। अब आप कहते हो सर यहाँ तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 4C1। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब क्वेश्चन स्टार्ट ही NC1 से हुआ है, अगर NC1, NC2 अब NCN तक दिया हो तो आप क्या कहोगे? 2 की पावर n-1। बहुत सारी बुक्स इसके भी 2 फॉर्मुलेज में बना देती है, एक ये वाला फॉर्मूला अलग बन जाता है और एक ये वाला फॉर्मूला जो है वो अलग बन जाता है। तो हमें ये अलग अलग ना मान के हम लोग सीधा सीधा क्या लिखेंगे इसका? 2 की पावर 4-1। अब 2 की पावर 4 कितना था? 2, 4, 8 और 16। 16 में से एक गया तो कितना बचा? 15। तो हमारा आंसर हो गया सीधा सीधा 15। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें। सर ये है बहुत ही बढ़िया चीज, ज्योमेट्री। इसमें ना बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों से पेपर में पूछते हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक चीज बेसिक से। मान लो अगर आपके पास n पॉइंट्स एक प्लेन सरफेस में हो तो लाइंस आप कितनी बना सकते हो?
सिंपल सी बात है, जब आपको लाइन बनाना है, लाइन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए और एक एंडिंग पॉइंट चाहिए। तो अगर एक जगह पे एन पॉइंट्स हैं तो हमें लाइन बनाने का क्या हो जाएगा, सीधा सीधा फॉर्मूला NC2, क्योंकि दो ही तो पॉइंट सही है। अब ऐसी ट्राइंगल के लिए क्या हो जाएगा, NC3। बट हम इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस डाल देते हैं। क्वेश्चन क्या कहते हैं, हम लोग मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये एक 10 है पॉइंट्स एक ए लाइन में, और एक बी लाइन में है 1 2 3 4 5 6 7, आपके पास 7 पॉइंट्स है, इधर है 10, इधर है 7 पॉइंट्स। दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है एक दूसरे से। आपसे पूछा गया कि अब बताइए आप कितने ट्राइंगल्स बना सकते हैं। तो जब आई बात ट्राइंगल्स की, तो ट्राइंगल्स बनाने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए, हमें चाहिए 3 पॉइंट्स। तो मैं क्यों ना ये कर लूं, सीधा सीधा 2 पॉइंट्स उठा लूं यहां से कोई भी, और एक पॉइंट उठा लूं यहां से। अगर मैंने इधर से तीनों पॉइंट्स उठा ली तो वो क्या बन जाएगी, लाइन बन जाएगी, जो कि नहीं चाहिए। तो क्या बना एक केस, अगर मैं इन 10 में से कोई भी 2 पॉइंट्स को उठा लूं इनटू, क्योंकि अभी बात नहीं खत्म हुई, जब तक बात ना खत्म हुई तब तक हमें मल्टीप्लाई करना होता है, 7 में से कोई भी एक पॉइंट उठा लूं तो बन गया मेरा ट्राइंगल। प्लस अब इन 10 में से कोई भी एक पॉइंट उठा लूं, ऐसे ही 7 में से कोई भी 2 पॉइंट्स उठा लूं तो भी मेरा ट्राइंगल बन गया। अब इसी में ही एक और क्वेश्चन डाल देते हैं, आपसे पूछता है कि कितने आप इसमें पैरेललोग्राम बना सकते हो या फिर क्वाड्रिलेटरल बना सकते हो। अब पैरेललोग्राम और क्वाड्रिलेटरल को बनाने के लिए आप लोगों को क्या चाहिए, टोटल चाहिए 4 पॉइंट्स। जैसे ट्राइंगल में कितने चाहिए थे, 3 पॉइंट्स। तो 4 पॉइंट्स में हम क्या करें, 2 पॉइंट्स ऊपर ले लेते, 2 पॉइंट नीचे ले लेते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल का क्या आंसर हो जाएगा, सीधा सीधा 10 में से ले लो कोई भी 2 पॉइंट्स, और 7 में से ले लो कोई भी 2 पॉइंट, प्लस 10 में से ले लो, तो ठीक है, यही सीधा सीधा एक ही तो हुआ आंसर हमारा, 10 में से ले लो 2 पॉइंट्स और 7 में से ले लो कोई भी 2 पॉइंट, आपका बन गया आंसर। अब इसी तरीके से आपको एक वर्ड जो याद रखना, वो याद रखना कोलीनियर। कोलीनियर का मतलब क्या होता है, एक ही लाइन पे बड़े सारे पॉइंट्स को लाई करना। तो हम लोगों ने इसके लिए क्वेश्चन करना है, अभी आगे करते हैं हम लोग अपनी स्क्रीन पर, देखिएगा। आउट ऑफ 18 पॉइंट्स इन अ प्लेन, no three are in the same line except 5 points which are collinear। तो यहाँ बोला गया है कि 18 पॉइंट्स एक प्लेन सरफेस में है, जिसमें से जो 5 पॉइंट्स हैं वो इस तरीके से हैं कि वो क्या है, कोलिनियर है। तो आप बताइए कितनी लाइंस बना सकते हैं इन पॉइंट से। तो देखिए, जब 18 पॉइंट्स ऐसे ऐसे कहीं पर भी है, उनमें से देखो 1 2 3, 1 2 3 4 और 5, ये 5 पॉइंट इकट्ठे हैं। अब मैं क्या करूं, मैं सीधा सीधा मान लेता हूं कि अगर कोई भी पॉइंट जो है इस प्लेन सरफेस पे कोलिनियर ना होता तो मेरा क्या होता, 18 में से कोई भी 2। अब जो मेरे ये 5 पॉइंट्स कोलिनियर आए हैं, तो मैंने ये तो गलती कर दी, तो क्यों ना मैं इसको माइनस कर दूं 5C2 को टोटल में से। अगर टोटल में से इसको माइनस करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, नहीं। क्यों, क्योंकि जब मैं माइनस करूंगा इन 5 के 5 पॉइंट्स को, तो मेरी एक गलती ये हो जाएगी, जो इन 5 पॉइंट के पहले स्टार्टिंग से एक लास्ट एंडिंग में जो एक लाइन बनी थी वो भी रिमूव हो जाएगी। क्योंकि इन पॉइंट से एक तो लाइन हम बना सकते हैं ना, स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट वाले पॉइंट से एक लाइन तो एग्जैक्टली बन सकती है। तो इसका मतलब जो स्टार्टिंग और एंडिंग से एक लाइन बनी थी वो भी दिमाग से गई। तो जब वो भी उड़ जाएगी तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, हम इसके अंदर क्या करेंगे, एक लाइन को ऐड कर देते हैं, +1 कर देते हैं। तो जब हम 18C2 को सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 153, और 5C2 को सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 10, और प्लस करेंगे हम 1, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 144। तो ये था हमारा सारा का सारा टॉपिक जो हमने आज डिस्कस करा, वेरियस टाइप्स ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। चलिए बाय बाय, थैंक यू ऑल, वेलकम।